हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हो। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी। नाई के छठे भाई कबक की कहानी। नाई ने कहा कि अब मेरे आखिरी भाई शाह कबक का वृत्तांत रह गया है, इसे भी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे विदा लूं। इस भाई का नाम शाह कबक था और उसके होंठ खरगोश की तरह ऊपर को चढ़े हुए थे और वह चलता भी खरगोश की तरह कूद कूद कर था। पिता के मरने पर उसे अपने हिस्से के रुपए मिले और उसने उनसे व्यापार किया, जिससे उसे काफी मुनाफा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद दुर्भाग्य से उसे ऐसा घाटा हुआ कि दाने दाने को मुहताज हो गया। मतलब यह कि उसके पास बहुत ही कम धन रह गया। अब उसने यह धंधा शुरू किया कि अमीरों के घर जाता और दरवाजा पालों से 60 गांठ करता और उन्हें घूंस देता। वे उसे अंदर जाने देते, जहां वह गृह मालिक के पांव पकड़कर उससे भीख मांगता। दरवाजा पाल भी कहते कि बेचारा वास्तव में अत्यंत दुखी है, इसे जरूर कुछ दे दीजिए। एक दिन घूमते घूमते वह एक विशाल इमारत के सामने गया, जहां बहुत से नौकर चाकर दौड़ भाग कर रहे थे। उसने एक सेवक से पूछा कि यह किसका मकान है। उसने कहा, मालूम होता है तू परदेसी है, तभी इस महल के मालिक का नाम पूछ रहा है। हमारा मालिक तो सूर्य की तरह प्रसिद्ध है। उसका नाम जाफर बरमकी है, जो खलीफा का विश्वास पात्र वजीर है। मेरे भाई ने उन सेवकों से पूछा कि क्या मुझे यहां कुछ भिक्षा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा मालिक अति दयालु है, वह किसी याचक को नहीं रोकता। तुम बेखटक अंदर चले जाओ और हमारे मालिक से भीख मांगो, वह तुम्हें निहाल कर देगा। मेरा भाई अंदर गया तो वहां का ऐश्वर्य देखकर उसकी आंखें फट गईं। महल बहुत बड़ा था और अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं से सजा हुआ था। उसमें शानदार संगमरमर का फर्श था और हर जगह रंगीन रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कई दालानों और वाटिकाओं से होता हुआ मेरा भाई एक दालान में पहुंचा, जहां बहुत से नौकर चाकर थे और एक बूढ़ा आदमी एक सोने के काम वाली गद्दी पर बैठा था। मेरा भाई समझ गया कि यही बरमकी है। उसने प्रणाम किया तो बरमकी बोला, क्या चाहते हो? मेरे भाई ने उसे झुककर सलाम किया और कहा, सरकार, मैं निर्धन इंसान हूं और आप जैसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति से कुछ मांगने आया हूं। बरमकी इस बात से खुश हुआ और उसकी दीनहीन दशा देखकर बोला कि हैरत है कि हमारे बगदाद शहर में भी कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति है। मेरा भाई यह समझा कि यह मुझे बहुत कुछ देगा और उसने बरमकी को बहुत आशीर्वाद दिया। बरमकी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें ऐसा दान दूंगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। फिर मेरा भाई बोला कि मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। बरमकी बोला, यह तो बड़े दुख की बात है कि तुम अत्यंत भूखे भी हो। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना मंगवाता हूं। यह कहकर बरमकी ने जोर से आवाज दी, छोकरे, हाथ धोने के लिए पानी ला। न कोई छोकरा आया न पानी, लेकिन बरमकी अपने हाथ ऐसे मलमल कर धोने लगा जैसे कि उन पर कोई पानी डाल रहा हो। उसने मेरे भाई से कहा कि तुम भी आगे आओ और हाथ धो। मेरे भाई ने सोचा कि बरमकी परिहास प्रिय है। वह भी आगे बढ़कर झूठ मूठ हाथ धोने लगा। फिर बरमकी बोला कि अभी खाना भी आ रहा है। कुछ क्षणों के बाद वह अपने मुंह तक हाथ ले गया और ऐसे मुंह चलाने लगा जैसे ग्रास को चबा रहा है। उसने मेरे भाई से कहा कि तुम भी खाओ, संकोच क्यों कर रहे हो? इस घर को अपना ही समझो। मेरा भाई, जो वास्तव में भूखा था, इस झूठ मूठ की दावत से कुढ़ कर रह गया और कुछ न बोला। बरमकी ने कहा, क्या बात है? क्या तुम्हें यह शीरमाल और यह कबाब अच्छे नहीं लगते? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मेरे भाई ने कुछ और उपाय न देखकर बरमकी की तरह ही झूठ मूठ खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरमकी ने पुकार कर कहा, सच कहो, तुमने ऐसा लजीज चकोर और बटेर का मांस कभी खाया है? फिर इसी प्रकार उसने झूठ मूठ बतख का मांस खाया और खिलाया। फिर बरमकी बोला कि देखो, यह मुर्गे का कैसा लजीज मांस है, एक टांग और एक बाजू तुम भी लो। फिर कहा, देखो, यह बकरी के बच्चे का भुना मांस है। उसे भी उसने झूठ मूठ खाया और खिलाया। इसी प्रकार कई प्रकार के कल्पित व्यंजन उसने मंगाए और झूठ मूठ खाए और खिलाए। फिर एक व्यंजन का एक ग्रास लेकर मेरे भाई के मुंह की ओर ले गया और कहा कि इसे मेरे हाथ से खाओ। शाह कबक ने उस झूठे ग्रास को चबाया और कहा, वास्तव में इसका स्वाद बेमिसाल है। बरमकी बोला कि मैं पहले ही कहता था कि तुम इसे पसंद करोगे। अच्छा, अब एक और चीज खाकर देखो।
ये कहकर वह फिर एक हवाई ग्रास शाह कबक के मुंह की ओर ले गया। शाह कबक ने यूं ही मुंह चलाकर कहा, वाह, इसके स्वाद का क्या कहना। यह भी पिछले व्यंजन से कम नहीं है। इसमें से अंबर, लौंग, जायफल और जावित्री सबकी सुगंध आ रही थी और कोई सुगंध किसी दूसरी सुगंध को दबा नहीं रही है। बरमकी बोला कि जी भरकर इसे खाओ। फिर बरमकी ने छोकरे को, जो कहीं उपस्थित नहीं था, आवाज दी कि खाने के बर्तन उठा ले और फल ला। फिर मेरे भाई से कहा कि ये बादाम आज ही तोड़े गए हैं। इसके बाद वे दोनों काल्पनिक रूप से बादामों को तोड़कर उनका छिलका फेंक कर गूदा खाने लगे। इसी प्रकार और भी तरह तरह के मेवों और फलों को बरमकी ने झूठ मूठ खाया खिलाया। शाह कबक ने खूब तारीफ की और कहा कि बहुत ही लजीज चीजें खाने को मिली, जिनसे मुंह थक गया लेकिन मन न भरा। अब बरमकी ने मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि यह शराब पियो। शाह कबक ने कहा कि हमारे परिवार में शराब पान वर्जित है, लेकिन बरमकी बराबर जोर देता रहा तो उसने झूठ मूठ का प्याला अपने गले में उड़ेल लिया और कहा, मालिक, मैंने सुना था कि शराब में नशा होता है, मुझे तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ा। बरमकी ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक नए प्रकार की तेज शराब पिलाता हूं। यह कहकर उसने एक काल्पनिक प्याला मेरे भाई की ओर बढ़ाया। उसने उसे झूठ मूठ पी लिया और मद्यप की तरह चेष्टाएं करने लगा। कुछ देर में उसने बरमकी को एक घूंसा मारा, फिर एक और घूंसा मारा। तीसरी बार बरमकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू पागल हो गया है क्या। मेरे भाई ने ऐसा हाव भाव दिखाया जैसे नशे से चौंका हो। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। आपने मुझे इतने सुस्वादु व्यंजन खिलाए और मैंने आपके साथ ऐसी धृष्टता की, लेकिन आपने मुझे तेज शराब भी पिला दी। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि मेरे परिवार में मद्यपान नहीं होता है और मुझे इसकी आदत नहीं है। इसी के नशे में मुझसे भूल हुई, मुझे माफ करें। बरमकी यह सुनकर क्रुद्ध होने के बजाय हंस पड़ा और बोला, मुझे बहुत दिनों से तेरे जैसे इंसान की ही तलाश थी। मैं तेरा अपराध इस शर्त पर माफ कर सकता हूं कि तू यहीं हमेशा मेरे साथ रह। अभी तक हम लोगों ने झूठ मूठ का खाना किया है, अब सचमुच का करेंगे। यह कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी और वे सब एक एक करके वही व्यंजन लाए जिन्हें अब तक बरमकी ने झूठ मूठ खाया और खिलाया था। मेरे भाई ने रुचिपूर्वक वे लजीज व्यंजन पेट भर खाए। फिर बर्तन उठाए गए और बढ़िया शराब के पात्र लाए गए। मद्यपान के बीच ही कई रूपसी नवयुवतियां आईं और उन्होंने सुरीले वाद्यों के साथ मधुर स्वर में देर तक गाना बजाना किया। मेरा भाई इन सब बातों से स्वभावतः ही बड़ा खुश हुआ। उसने बरमकी की उदारता की बड़ी प्रशंसा की और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। बरमकी ने कहा कि अब तुम यह फटे पुराने कपड़े उतारो और कायदे के कपड़े पहनो। यह कहकर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इसके लिए नए कपड़े लाओ। वे बरमकी के अपने वस्त्रागार से बेशकीमती वस्त्र शाह कबक के लिए ले आए। बरमकी ने मेरे भाई को हर तरह से बुद्धिमान और व्यवहार कुशल पाया और अपने घर का सारा प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार वह बड़ा संतुष्ट और खुश होकर बरमकी के महल में रहने लगा। लेकिन उसके इस सौभाग्य ने बहुत दिनों तक उसका साथ न दिया। खलीफा ने बरमकी के मरने पर उसकी सारी संपत्ति और धन जब्त कर लिया। मेरे भाई ने जो संपत्ति अर्जित की थी वह भी उससे छीन ली गई। वह बेचारा अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ रुपया लेकर व्यापारियों के एक दल के साथ विदेश को चला कि कुछ व्यापार करे, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने उन सब व्यापारियों पर हमला करके उन्हें लूट लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। मेरा भाई भी एक जंगली आदमी के हाथ बेच दिया गया। वह जंगली उसे मारा पीटा करता और कहता कि मुझे इतने रुपए दे तो तुझे आजाद कर दूंगा। मेरे भाई ने कसम खाकर कहा कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। इस पर उस जंगली ने छुरी निकालकर मेरे भाई के होंठ चीर डाले। इस पर भी उस पर दया न की और होंठ ठीक हो जाने के बाद उसे कठिन परिश्रम के काम पर लगा दिया गया। बेचारा इसी तरह दुख में जीवन बिताने लगा। उस जंगली की बीवी बड़ी सुंदर थी। वह जब लूट मार करने जाता था तो अपनी बीवी की रक्षा का भार मेरे भाई पर छोड़ जाता था। पति के जाने के बाद वह औरत शाह कबक से बड़ी मीठी मीठी बातें करती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती और बड़े आकर्षक हाव भाव दिखाती। शाह कबक समझ गया कि यह मुझे चाहती है और मेरे साथ भोग की इच्छुक है, लेकिन अपने जंगली मालिक के डर से शाह कबक उससे अलग ही रहता और जब एकांत में वह उसे आकर्षक हाव भाव दिखाती तो आंखें नीचे कर लेता। एक दिन प्रेमावेश में वह औरत पति की उपस्थिति ही में शाह कबक के सामने ऐसी चेष्टाएं करने लगी। जंगली ने उसे शाह कबक की शरारत समझा और क्रोध में आकर एक ऊंट पर अपने पीछे उसे बिठाया और एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर उसे छोड़ दिया ताकि वह भूख प्यास से मर जाए।
वह स्वयं अकेला ऊंट पर बैठकर नीचे उतर आया। कुछ दिनों में उधर से कुछ लोग बगदाद की तरफ आते हुए निकले। वे स्वयं तो मेरे भाई को न लाए, लेकिन बगदाद आकर मुझे उसका हाल बता दिया। मैंने जाकर उसे सांत्वना दी और उसे अपने घर ले आया। नाई ने कहा कि यह सब कथाएं सुनकर खलीफा बहुत हंसा। उसने मुझे अच्छा इनाम दिया और गंभीर व्यक्ति का खिताब दिया, लेकिन कहा कि तुम बगदाद से निकल जाओ। कुछ वर्षों बाद मैंने सुना कि खलीफा का देहांत हो गया है, इसलिए अपने घर वापस आया। उस समय तक मेरे 6 भाई भी मर गए थे। इसके बाद कई साल तक मैंने इस लंगड़े और उसके बाप की सेवा की, जैसा कि आप लोगों ने स्वयं ही इसके मुंह से सुना है। फिर भी यह अत्यंत दुख की बात है कि इनकी इतनी भलाई करने पर भी इसने कृतज्ञता का सबूत दिया और मुझसे घृणा करता रहा। इसके शहर से निकलने पर इसे ढूंढता हुआ मैं काशगर पहुंचा। दर्जी ने काशगर के बादशाह के सामने नाई के मुख से सुना। वृत्तांत सुनाकर कहा कि नाई की कहानी के बाद सब लोगों ने खाना किया और तीसरे पहर में अपनी दुकान पर गया। शाम को घर आने लगा तो देखा कि यह कुबड़ा शराब में धुत्त होकर मेरी दुकान के सामने बैठा गा बजा रहा है। मैं उसे अपने घर ले गया। मेरी बीवी ने उस दिन मछली पकाई थी। हम दोनों के खाने के लिए वह कई मछलियां लाई। मैंने कुबड़े को कुछ मछलियां खाने को दी। वह मूर्ख उनके कांटे निकाले बगैर ही उन्हें खा गया। कांटे उसके गले में अटक गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उसे ठीक करने के बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन जब वह मर गया तो मैं उसे यहूदी हकीम के दरवाजे से टिकाकर घर लौट आया। दर्जी ने फिर कहा, जहां पनाह, इसके बाद की सारी बातें आपको झांत हैं। हकीम ने उसे मरा जानकर सौदागर के गोदाम में गिरा दिया। सौदागर ने उसे चोर समझकर उसको थप्पड़ लगाए और समझा कि यह उसी मार से मर गया है, इसलिए इसे बाजार में एक दुकान के सहारे खड़ा कर दिया। मैंने सारी बातें सच सच आपको बता दी। अब आपको अधिकार है, चाहे मुझे मौत की सजा दें या माफ दान करें। बादशाह दर्जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और बोला कि दर्जी और बाकी तीनों लोग निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। उसने यह भी कहा कि मैं लंगड़े और नाई के 6 भाइयों के किस्से सुनकर बहुत खुश हुआ। निस्संदेह यह कुबड़े की कहानियों से भी अधिक मनोरंजक हैं, लेकिन उसने आज्ञा दी कि उस नाई को, जो इसी शहर में है, यहां लाया जाए और जब तक वह यहां न आए न कुबड़े की लाश को दफन किया जाए और न किसी अभियुक्त को घर जाने दिया जाए। इसलिए बादशाह के आदेश से उसके नौकर चाकर दर्जी के साथ गए और कुछ देर में खोज करके नाई को बादशाह के सामने ले आए। नाई की हालत 90 साल की थी। उसकी दाढ़ी, मूछें और भवें बर्फ की तरह सफेद थीं। उसकी नाक बहुत लंबी थी और उसके कान बुढ़ापे के कारण काफी लटक आए थे। बादशाह को उसका यह विचित्र रूप देखकर बरबस हंसी आ गई। उसने नाई से कहा, मैंने सुना है कि तुम बड़ी विचित्र और विस्मयकारी कहानियां कहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कुछ कहानियां तुम्हारे मुंह से सुनूं। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे पृथ्वीनाथ, मैं आपका दासानुदास हूं। मुझे जो भी आज्ञा होगी उसके पालन में मैं सदैव तत्पर हूं, लेकिन कहानियां सुनाने के पहले एक सवाल पूछने की धृष्टता करना चाहता हूं। कृपया यह बताएं कि यह दर्जी, यह यहूदी हकीम और इतने सारे नागरिक यहां क्यों जमा हैं और यह कुबड़ा आदमी जमीन पर किस लिए लेटा है? बादशाह ने कहा, तुझे इन बातों से क्या लेना देना? नाई ने कहा, मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूं कि मैं बकवासी नहीं हूं। मैं बोलता हूं तो सुनना भी चाहता हूं। बादशाह उसकी यह बात सुनकर हंस पड़ा और उसने पूरी घटना बताई कि किस तरह कुबड़े की हत्या के अपराध पर 4 आदमी फांसी चढ़ाए जाने वाले थे। नाई यह कथा सुनते समय गंभीरतापूर्वक सिर हिलाता रहा, जैसे वह सब समझ रहा है और किसी ऐसे राज को पा गया है जो वह अपने दिल में छुपाए है। फिर उसने बादशाह से कुबड़े को देखने की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर वह उठकर कुबड़े के पास गया और बहुत देर तक उसके शरीर का निरीक्षण करता रहा और नाड़ी, आंखें आदि देखता रहा। यकायक वह बड़े जोर से हंसा। वह हंसता ही रहा और हंसते हंसते पीठ के बल गिर पड़ा। उसे यह भी ध्यान न रहा कि बादशाह के सामने इस प्रकार हंसना बड़ी उद्दंडता है। उठने के बाद भी बहुत देर तक हंसता रहा। फिर बोला, सरकार, इस कुबड़े की कहानी तो ऐसी है कि स्वर्णाक्षरों में लिखवा कर रखी जाए। लोग उसकी बात सुनकर हैरत चकित हुए और कहने लगे कि या तो इस नाई का मस्तिष्क फिर गया है या बुढ़ापे के कारण इसकी मति मारी गई है। बादशाह ने भी विनोदपूर्वक कहा, हे अल्पभाषी बुद्धिसागर महोदय, आपको इतनी हंसी किस कारण आ रही है? नाई ने कहा, पृथ्वीपाल, मैं आपकी न्यायप्रियता और माफशीलता की सौगंध खाकर कहता हूं कि यह कुबड़ा मरा ही नहीं है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। आप इजाजत दें तो मैं इसका इलाज करूं। अगर मैं सफल न हूं तो फिर आप मुझे दुर्बुद्धि या विक्षिप्त जो भी चाहें ठहराएं और जो दंड चाहें वह दें।
बादशाह से इजाजत पाकर नाई ने अपना संदूकचा खोला और उसमें से एक तेल निकालकर कुबड़े के हाथ और गले पर कुछ देर तक मलता रहा। फिर उसने एक औजार से कुबड़े का मुंह खोला और एक चिमटी उसके मुंह के अंदर डालकर उसके गले में अटका मछली का कांटा पकड़ा और जोर लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। उसने कांटा सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखाया। कुछ ही देर में कुबड़े के हाथ पैरों में हरकत हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी। इसके अतिरिक्त भी उसके शरीर में जीवन के कई चिन्ह दिखाई दिए। काशगर का बादशाह और सारे उपस्थित व्यक्ति इस बात को देखकर घोर हैरत में पड़ गए कि एक पूरे दिन रात मुर्दों के समान पड़े रहने के बाद भी कुबड़ा यकायक जी उठा। सभी लोगों को इस बात से खुशी हुई। बादशाह ने आज्ञा दी कि कुबड़े की तथाकथित मृत्यु की घटना और नाई की कही हुई कहानियां लिपिबद्ध की जाएं और शाही ग्रंथागार में रखी जाएं। उसने यह भी आज्ञा दी कि चूंकि दर्जी, यहूदी हकीम, मुसलमान सौदागर और ईसाई को कुबड़े की वजह से बड़ा मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए इन लोगों को शाही खजाने से काफी इनाम देकर विदा किया जाए। उसने तीसरी आज्ञा यह दी कि नाई का कुछ मासिक वेतन नियत करके दरबार में रख लिया जाए ताकि वह अपनी कहानियों से हमारा बहलाव किया करे। वजीर की बेटी शहरजाद इस संपूर्ण कथा को कहने के बाद चुप हो रही। दुनियाजाद ने कहा, दीदी, यह तो बहुत अच्छी कहानी थी। मैंने तो समझा था कि बेचारा कुबड़ा मर ही गया होगा। वास्तव में नाई बहुत ही कुशल और बुद्धिमान था कि उसने उसे जीवन दान दे दिया। हिंदुस्तान के बादशाह शहरयार ने कहा, मैं भी इस कहानी को सुनकर, विशेषतः लंगड़े और नाई के वृत्तांतों को सुनकर अत्यंत खुश हूं। शहरजाद ने कहा, यदि बादशाह सलामत मुझे आज प्राणदान दें तो मैं बका के पुत्र अबुल हसन और खलीफा हारून रशीद की प्रेयसी शमसुन्निहार की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी कुबड़े की कहानी से भी अधिक मनोरंजक है। चुनांचे उस कहानी के सुनने की इच्छा के कारण बादशाह ने उस दिन भी शहरजाद का वध न करवाया। वह दिन भर दरबार में बैठकर अपने राज्य प्रबंध में लगा रहा और रात को आकर शहरजाद के साथ सो गया। दूसरी सुबह होने के एक पहर पहले दुनियाजाद ने शहरजाद को जगाकर कहा कि अब वह कहानी सुनाओ जिसे सुनाने को कहा था। शहरयार भी जाग गया और कहानी सुनने को उत्सुक हो गया। शहरजाद ने कहना शुरू किया, इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।